हेलो गाइज, जय हिंद, जय भारत एंड आई थिंक आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहा हूँ जो साइंस के बच्चों लोगों के लिए या जो केमिस्ट्री के बच्चों लोगों के लिए अननोन नहीं है, बट जब कभी भी उसको डिस्क्राइब करने की बात होती है या एक्सप्लेन करने की बात होती है तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे फेल कर जाते हैं। उसको सही तरीके से न तो डिस्क्राइब कर पाते हैं और नहीं उसके कंसेप्ट को समझ पाते हैं। तो इसका सबसे मेन रीज़न ये है बच्चों कि हमें जिस तरह से बताया जाता है या तो उस टॉपिक हमारे लिए बहुत बोरिंग लगता है और फिर हमें लगता है कि यार इसका रिक्वायरमेंट नहीं है। बट आज मैं जिस तरह से आपको बताने जा रहा हूँ तो आई थिंक एंड आई एम श्योर कि आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो आप इतने 100% कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि आप इस टॉपिक को, इस लेक्चर को आप इतने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाएंगे या इतने अच्छे तरीके से मेमोराइज कर पाएंगे जिस तरह से एक मूवी क्लिप होती है। तो मैं यहाँ पे ट्राई करूँगा कि आपको बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको समझाऊँ ताकि आपको किसी चीज़ को रटने की ज़रूरत नहीं पड़े। अरे हम लोग साइंस के बच्चे हैं तो हम लोग झुकेगा नहीं, बट उससे पहले क्या है बच्चों, हम कोई भी चीज़ पढ़ने से भी डरेगा नहीं। तो लेट्स वी स्टार्ट दैट टॉपिक एंड दैट टॉपिक इज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बच्चों ये ना मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है, आपका तो पता नहीं बट ये मेरा बहुत ही फेवरेट सब्जेक्ट है। इसके पीछे का एक रीज़न ये भी है कि जिस शहर से मेरा स्कूलिंग हुआ है, जिस शहर से मैंने अपना स्कूलिंग किया है, जिस शहर से मैंने साइंस पढ़ा है, उस शहर का नाम भी डाल्टनगंज है। तो जो जिस शहर का नाम है ये वो डाल्टन नहीं है, ये डाल्टन साइंटिस्ट है, बट इस शहर का जिस डाल्टन के नेम पे है वो डाल्टन अलग है, बट बोथ रिजेंबल्स, क्लियर है ना। तो इसलिए टॉपिक हमारे लिए भी है और चूँकि हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स वी स्टार्ट डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। बच्चों इसका बैकग्राउंड के बारे में मैं थोड़ा सबसे बात करता हूँ कि अराउंड 19th सेंचुरी के स्टार्टिंग की बात है, अराउंड 1803 की बात है, क्लियर है ना। जिस तरह से बच्चों न्यूटन के माइंड में आया था कि जब एक एप्पल गिरा तो उन्होंने उस पर सोचना स्टार्ट कर दिया कि भाई एप्पल नीचे कैसे गिरा, और फिर उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स का जिस तरह से डिस्कवर किया, उसी तरह से 1800 के राउंड 1803 के राउंड जो सर जॉन डाल्टन थे, वो एक साइंटिस्ट थे, वो एक केमिस्ट भी थे, वो एक स्कूल टीचर भी थे। तो उनके माइंड में आया कि यार कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी मैटर है उसको मैं तोड़ते जाऊं तो कोई एक लास्ट में जो अल्टीमेट पार्टिकल बचेगा, अगर एक मैटर को मैं ब्रेक करते जा रहा हूँ, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसे हम इसे और फर्दर तोड़ नहीं सकते, इसे हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो वो जो पॉइंट आया तो उसी मैटर के उस पार्ट को सर डाल्टन ने क्या बोला, उसे एटम बोला। तो हम यहाँ पे अब समझते हैं, हम इतने आसान तरीके से समझते हैं और क्रोनोलॉजी वाइज समझते हैं कि आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्लियर है ना। तो बच्चों ये 1803 की बात है ना, स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी। अब यहाँ पे हम बच्चों देखते हैं, आपको अगर आपसे कोई पूछता है तो आई थिंक आपको किसी भी चीज़ को एक्सप्लेन करने में या डिस्कस करने में या डिस्क्राइब करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्लियर है। तो बच्चों ये डाल्टन है, अब इसको याद करते हैं ना, समझते हैं। तो डाल्टन ने क्या किया बच्चों, डिस्कवरी, क्लियर है। तो जब डिस्कवरी किसका किया बच्चों, एटम का, और उसके बेसिस पे एट दैट टाइम ही हैड गिवन सम थ्योरी दैट इज नोन एज डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो थ्योरी क्या क्या बच्चों, वो थ्योरी या जिसे हम लोग हिंदी में सिद्धांत बोलते हैं या फिर ऐसे बोल सकते हैं पोस्टुलेट।
लेट। क्लियर है ना। तो पहला पोस्टुलेट क्या दिया बच्चों उन्होंने, पहला पोस्टुलेट दिया कि अ मैटर is made of a very small indivisible particle called atom। क्लियर है। तो बच्चों अब यहाँ पे देख सकते हो इंडिविजुअल मतलब जो फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ तो इन्होंने एटम को कर लिया, यहाँ पे इन्होंने एटम को डिस्कवर कर लिया। अब बच्चों अब देखो, अब आपको ना आज के चाहे 5 साल के बाद जाओ या 10 साल के बाद जाओ, आप ऐसे पढ़ो ना कि आपको फिर से इस टॉपिक पर लौट कर नहीं आना पड़े और आपको एक ही टाइम में याद हो जाए। ठीक है ना। तो मैं उसी क्रोनोलॉजी में आपको पढ़ाना चाह रहा हूँ ताकि आपको ईजिली मेमोराइज हो जाए और किसी भी पॉइंट पे आप इसे भूले नहीं। क्लियर है ना। तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसे शॉर्ट ट्रिक भी बोल सकते हो। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो, अब इन्होंने बच्चों क्या किया, इन्होंने किसका खोज किया, एटम का। तो अभी क्या होगा जब एटम का अब इन्होंने खोज कर लिया तो भाई बच्चों इस पर क्या डिस्कशन होना चाहिए, अब फिर एटम के बारे में ही डिस्कशन होना चाहिए। क्लियर है। तो अब यहाँ पे देखो बच्चों, मैं आपको ये समझाया था कि यहाँ पे आप इस पॉइंट को देखो कि ये मैटर है। क्लियर है। फिर यहाँ से क्या आ गया बच्चों, प्योर सब्सटेंस आ गया। मैंने इस पर एक डिटेल टॉपिक कवर किया है, जो बच्चों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे जो प्रीवियस लेक्चर है उसको आप देख सकते हैं। तो ये प्योर सब्सटेंस है, प्योर सब्सटेंस से क्या बना बच्चों, एलिमेंट बना। क्लियर है। एलिमेंट से क्या बच्चा बना, यहाँ पे कंपाउंड बना। क्लियर है। अब इसी एलिमेंट से क्या बना, यहाँ पे एटम बना और यहाँ पे मॉलिक्यूल है। क्लियर है। तो अब इन्होंने क्या कर दिया बच्चों, इन्होंने कर दिया कि इन्होंने यहाँ पे एटम का डिस्कवर कर दिया। तो अब ऐसे भी हम भी अगर एटम का डिस्कवर करते अब तभी आपको ये याद रहेगा। तो आप अपने लैंग्वेज में इसको सोचो कि अगर मैं कोई चीज़ का डिस्कवर करता तो मैं उसके बारे में पहले चर्चा करूँगा। क्लियर है। फिर उसके थोड़े से चर्चा करके फिर मैं ये देखूंगा कि अगर उसी तरह से कुछ और भी एग्जिस्ट करता है तो फिर इसका और उसके रिलेशन के बारे में चर्चा करूंगा। तो इस क्रोनोलॉजी से जब हम पढ़ेंगे तो हमें ऑटोमेटिकली ये थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी याद हो जाएंगे। क्लियर है ना। तो इन्होंने बोला कि ए मैटर इज अ मेड ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजिबल, मैंने जिसे फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता, पार्टिकल कॉल्ड एटम। फिर बच्चों सेकेंड इन्होंने बोला कि all atoms of same element। अब बच्चों यहाँ पे एटम का डिस्कवर हुआ, अब एटम के बारे में बातें की जा रही है ना। तो all atoms of same element will be similar in all respect। क्लियर है। अब बच्चों मैंने यहाँ पे क्यों बोला, यहाँ पे जैसे क्या होता है बच्चों, अभी के टाइम में, उस टाइम में इन्होंने जो सर डाल्टन थे उन्होंने ये बता नहीं पाया। बट क्या होता है बच्चों कि जो हम लोग आइसोटोप्स के बारे में बात करते हैं तो वो एक ही एलिमेंट के डिफरेंट जो एटम होते हैं जिनका जो मास नंबर होता है डिफरेंट होता है ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। क्लियर है ना। तो उन्होंने उस टाइम ये बोला। क्लियर है। ऑल एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विल बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। फिर उन्होंने थर्ड वन बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट will be different in properties and weight। उनका कहने का मतलब था कि जब कभी भी हम दो एलिमेंट के दो एटम लेंगे तो उनका
जो वेट है और जो उनका जो प्रॉपर्टी देखा बच्चों कि भाई यहाँ पे अब देखो आप इसको मेमोराइज कैसे करो। हमने इसका डिस्कवर हुआ, डिस्कवर होने के बाद हमने इसी पे चर्चा किया है, फिर इसी पे चर्चा किया, क्लियर है ना। अब जब चर्चा हो गए, कोई चीज़ का पता चल गया, लेकिन इस दुनिया में जो कंपाउंड एग्जिस्ट होते हैं तो इसकी वजह से एग्जिस्ट होते हैं, तब वहाँ पे क्या होना चाहिए बच्चों, वहाँ पे ये होना चाहिए कि भाई ये जो एटम है दूसरे एटम से या दूसरे एलिमेंट के एटम से कैसे कनेक्ट होता है, कैसे कंबाइन करता है, तो उस विषय पे चर्चा होना चाहिए। तो जो उनका जो फोर्थ पॉइंट था, एटम्स ऑफ एलिमेंट विल कंबाइन to each other in a simple whole number ratio। तो उन्होंने बोला कि सिंपल होल नंबर रेशियो में मतलब कंबाइन करेंगे, और जिसे कंबाइन करके क्या बनाएंगे, कंपाउंड एटम बनाएंगे, जिसे बाद में मॉलिक्यूल्स बोला गया, ठीक है ना। फिर उन्होंने होल नंबर रेशियो, फिर उन्होंने जो फिफ्थ पोस्टुलेट था उन्होंने क्या दिया, उन्होंने ये दिया कि एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच टेक और विच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, क्लियर है। फिर उन्होंने जो सिक्स्थ पॉइंट था बच्चों, उन्होंने क्या दिया, उन्होंने दिया कि एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, it can be rearranged, and due to this chemical reaction happened। क्लियर है। तो इन्होंने जो सिक्स पॉइंट दिया, इन्होंने भी बच्चों जो, एंड इसमें इन्होंने एक और पॉइंट दिया कि आफ्टर द रिएक्शन द नंबर ऑफ एटम्स विल बी कंजर्व्ड सेम एज बिफोर द रिएक्शन। फिर बच्चों इन्होंने संतवा जो पॉइंट दिया कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट will combine in different form to form different compound. तो बच्चों क्लियर है। तो इन्होंने जो ये सात जो मेन जो थ्योरी या जो पोस्टुलेट दिया और एक दो थ्योरी और है जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो अब बच्चों हम लोगों ने देख लिया कि जो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी क्या था। तो बच्चों अब इसको हम मेमोराइज कैसे करें, वेरी सिंपल। अब देखो बच्चों डाल्टन ने किसका डिस्कवरी किया, एटम का डिस्कवरी किया। तो हम एटम का जो डिस्कवरी किया तो फिर हम किस पे चर्चा करेंगे, एटम पे चर्चा करेंगे। तो एटम पे क्या चर्चा करेंगे, हम एटम का नेचर के बारे में बात करेंगे कि भाई अगर दो एटम्स होंगे
अगर एक ही एलिमेंट के तो उनके बीच के माने उनका प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए, तो हमने एक पॉइंट यहाँ पे एक किया, दूसरा पॉइंट इस तरह से हमने इसको मेमोराइज कर लिया। फिर भाई अभी एटम का जब हम सेम एटम के बारे में बात के लिए, सेम एलिमेंट के बारे में बात के लिए यहाँ पे, तो फिर हम किसके बारे में बात करिए कि अगर हमारे पास 2 एलिमेंट्स होंगे और उसके अगर 2 एटम्स होंगे तो भाई प्रॉपर्टी कैसा होना चाहिए या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसा होना चाहिए। तो हमने थर्ड पॉइंट यहाँ पे रिमेंबर कर लिया। अब बच्चों जब एटम्स का डिस्कशन कर लिए तो फिर हम इसका एक डिस्कशन करते हैं कि भाई एटम्स ऑफ एलिमेंट्स ना, या यहाँ पे एलिमेंट्स, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स जो कंबाइन करेंगे वो कैसे कंबाइन करेंगे, मतलब जब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे एक दूसरे से तो कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। तो उन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ एलिमेंट्स विल कंबाइन टू ईच अदर इन अ सिंपल होल नंबर रेशियो या फिक्स्ड रेशियो। क्लियर है। उसके बाद अब हम लोगों ने देखा कि भाई हम लोगों ने तो यहाँ तो बात भी कर लिया कि भाई जब एक दूसरे के साथ या दूसरे एटम और दूसरे एलिमेंट के एटम के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो कैसे कंबाइन करेंगे। उसके बाद एक कोई और पोस्टुलेट उन्होंने दिया है कि भाई जो केमिकल रिएक्शन में जो पार्टिसिपेट करता है उसे हम क्या बोलेंगे कि एक एलिमेंट का कौन सा पार्ट केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। तो उन्होंने बोला क्या कि एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है ना। अब बच्चों यहाँ अब हम केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो अब केमिकल रिएक्शन में जब पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं तो मेरे साथ क्या होगा, तो जस्ट एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, उसके बाद तीसरा स्टेप, तो जस्ट एक क्रोनोलॉजी को आप रिमेंबर रखें। आपको जो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी है आई एम 100% श्योर आपको फिर रटने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर है ना। तो अब यहाँ पे देखो, अब ये जो थर्ड पार्ट में उन्होंने क्या बोला, अब यहाँ पे भाई केमिकल रिएक्शन की हम लोगों ने बातें कर ली। तो जब केमिकल रिएक्शन की बातें कर ली तो फिर थर्ड पॉइंट क्या होगा कि भाई अब वो एटम के साथ क्या होने वाला है, बस आप जस्ट मेमोराइज करो। तो कैसे होगा, एटम कैन नॉट बी क्रिएटेड और destroyed, it can be rearranged, and due to this chemical reaction happens. After the reaction the number of atoms will be conserved same as before the reaction. तो इसका मतलब उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया कि भाई एटम न तो क्रिएट किया जा सकता है न तो डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है, और जो केमिकल रिएक्शन है वो और कुछ नहीं है, वो जस्ट क्या है, डीलोकलाइज ऑफ द एटम फ्रॉम दैट कंपाउंड टू अनदर कंपाउंड, या रीअरेंजमेंट ऑफ द एटम्स, वो केमिकल रिएक्शन है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स को हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। एक इन्होंने दिया, डाल्टन्स ने दिया, और उसमें इन्होंने ये भी एक पॉइंट ऐड कर दिया कि जब रिएक्शन होगा तो जो नंबर ऑफ एटम्स होंगे बिफोर केमिकल रिएक्शन वो किसके इक्वल टू होंगे बच्चों, वो होंगे जो आफ्टर जो केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो उसके जो प्रोडक्ट साइड में जितने नंबर्स ऑफ एटम होंगे और जो रिएक्टेंट साइड में जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो दोनों आपस में बराबर होंगे। उन्होंने एक पोस्टुलेट दिया। फिर उन्होंने जो 7th पोस्टुलेट दिया कि भाई यहाँ भी केमिकल रिएक्शन हो जाना चाहिए, रिएक्शन हो गया तो उन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल कंबाइन इन डिफरेंट फॉर्म टू फॉर्म डिफरेंट कंपाउंड। मतलब कहने का मतलब है कि अगर फॉर एग्जांपल एक एटम ए है और एक एटम बी है, ठीक है ना, तो अगर वो एक फॉर्म में सपोज इसका एक एलिमेंट ए का 2 एटम कंबाइन कर रहा है और जो बी का जो एलिमेंट है उसका 3 एटम कंबाइन कर रहा है, तो यहाँ पे उन्होंने एक दिया कि भाई इसके 2 एटम मिलकर और इसके 3 एटम मिलकर क्या बनाएंगे, एक कंपाउंड बनाएंगे। फिर उसी प्रकार अगर इसके 3 एटम मिलते हैं और उसके 4 एटम मिलते हैं या उसके 6 एटम मिलते हैं तो 5 एटम मिलते हैं, तो वहाँ पे वो क्या बनाएंगे, वो अलग डिफरेंट कंपाउंड बनाएंगे। मतलब इनका कहने का मतलब था 7 पॉइंट में कि अगर आपको सेम एलिमेंट के एटम से या आपको अगर डिफरेंट कंपाउंड चाहिए या डिफरेंट मॉलिक्यूल्स चाहिए तो आपको जो डिफरेंट जो एलिमेंट्स हैं उनका डिफरेंट रेशियो यूज करना होगा एक नया कंपाउंड बनाने के लिए, एक डिफरेंट कंपाउंड बनाने के लिए। तो आई थिंक आपको ये सब रिमेंबर याद हो गए होंगे। तो बच्चों ये उस समय की बात है जिस समय केमिस्ट्री में जस्ट
जो जितने भी डिस्कवरी है, जितने भी जो रिसर्च है स्टार्ट हुए थे, और इसका श्रेय जब जो स्टार्टिंग में है, इसलिए डाल्टन का, सर जॉन डाल्टन का श्रेय जाता है क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम जो एक बेसिक जो एटॉमिक थ्योरी था, जिससे हम केमिस्ट्री के में जो हम मैटर पढ़ते हैं तो उनके बारे में समझ सकें, उन्होंने इसके अलावा एक और, जो मैं आपको लेटर ऑन आई विल टेल यू, जब लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो उन्होंने एक थ्योरी और दिया था, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। क्लियर है ना? तो वो मैं जब नेक्स्ट क्लास कवर करूँगा तो मैं वो आपको वहाँ बहुत अच्छे से कवर करूँगा। तो बच्चों ये उस टाइम था जब किसी बहुत कम जानकारी थी केमिस्ट्री के बारे में लोगों को, और इसके पार्टिकल्स और नेचर ऑफ मैटर के बारे में। तो उस टाइम जो सर जॉन डाल्टन थे, उन्होंने ये पोस्टुलेट दिया। अब बच्चों अब हम सब जानते हैं कि कोई भी एक नया काम स्टार्ट करता है एट ए टाइम, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसा होता है जिसके बारे में हम बता नहीं पाते हैं, या मतलब हम फ्यूचर के बारे में नहीं बता पाते हैं। और बहुत सारे ऐसा भी होता है कि हम जो बताते हैं और बाद में आगे चलकर जब पता चलता है, जब उसके बारे में और डिस्कवरी हो जाता है, उसके बारे में और रिसर्च होता है, तो पता चलता है कि कुछ पॉइंट गलत है। तो सेम कंडीशन सर जॉन डाल्टन के साथ हुआ। उन्होंने तो पोस्टुलेट दे दिया, बट पोस्टुलेट तो दिया, उन्होंने ये भी बोल दिया कि दो एटम कंबाइन करेंगे, ये सेम एलिमेंट के एटम कंबाइन करेंगे, बट वो क्या जो उनका लिमिटेशन था वो क्या नहीं बता पाए। क्लियर है ना? तो जैसे हम अब यहाँ पढ़ते हैं, लिमिटेशन ऑफ डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि दो एटम कंबाइन तो करेंगे, बट इसके पीछे का उन्होंने रीजन नहीं बताया। तो यहाँ पे उनका जो पहला जो लिमिटेशन था बच्चों, ही कुडंट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर है? मतलब वो बता नहीं पाए। उन्होंने तो बता दिया कि भाई दो एटम आपस में कंबाइन करेंगे, बट वो ये इसके पीछे का जो कॉज था नहीं बता पाए कि भाई क्यों ऐसा करते हैं। क्लियर है? दूसरा, ही कुडंट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। क्लियर है ना? फिर थर्ड वन, ही कुडंट एक्सप्लेन अबाउट आइसोटॉप्स एंड आइसोबार। क्लियर है? फिर उन्होंने चौथा जो बच्चों है, ही कुडंट explain the force of attraction between atoms and molecule which is responsible for state of matter। means what? liquid, solid and gas। क्लियर है? तो बच्चों ये सब जो कुछ पॉइंट थे, जो इवन एक जब मैं आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बताऊंगा तो वहाँ पे उन्होंने एक और, जिसके बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जिसके बारे में वो नहीं बता पाए, ही ऑल्सो कुडंट एक्सप्लेन गैसियस वॉल्यूम लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ
कॉम्बिनेशन। क्लियर है? तो ये सब जो पॉइंट था, जो आगे चलकर ये सब जो हम लोग मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी में ये सब का पता लगाया गया और जो आज हम पढ़ते हैं। क्लियर है ना? तो अब इस पॉइंट को हम समझते हैं। ही कुड नॉट एक्सप्लेन द कॉज ऑफ केमिकल रिएक्शन। मतलब अगर एक एलिमेंट का एक एटम प्रेजेंट है और दूसरे एलिमेंट का एक एटम प्रेजेंट है ना, तो उन लोग दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं, तो उन्होंने बता दिया, बट ये नहीं बताया कि भाई ये केमिकल रिएक्शन क्यों करते हैं। क्लियर है ना? तो जब बाद में जब ये पता चला कि भाई बहुत सारे जो एटम्स हैं या बहुत जो सारे जो एलिमेंट्स हैं जो मतलब इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकते नेचर में, वो अनस्टेबल होते हैं, तो वो अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए वो क्या करते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन करके वो कंबाइन होते हैं, जिससे वो स्टेबल हो जाते हैं और इस तरह से वो क्या करते हैं बच्चों, केमिकल रिएक्शन करते हैं। क्लियर है ना? तो ये वो नहीं बता पाए। ही कुड नॉट एक्सप्लेन स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इवन स्ट्रक्चर ऑफ एटम बाद में जाकर क्या पता चला बच्चों, उन्होंने तो बोल दिया है कि सबसे छोटा पार्टिकल क्या है किसी भी मैटर का, एटम है। बट बाद में जब कौन कौन से बच्चों, जे थॉमसन, चैडविक एंड जो गोल्डस्टीन ये सब आए, जब इन्होंने न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का जब खोज किया तो पता चला कि भाई एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे वो उस टाइम नहीं बता पाए थे। ठीक है ना? तो ये भी इनका है। ही कुड नॉट एक्सप्लेन अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। मतलब अभी उन्होंने अपने, अब जैसे इस पॉइंट को आप देखो, उन्होंने यहाँ पे क्या बोला कि ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विल बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। मतलब इसका करने का मतलब क्या है कि एक ही एलिमेंट के अगर एटम्स हैं तो वो आपस में हर जगह सेम होंगे, मीन्स उनका जो एटॉमिक नंबर सेम होगा, जो मैंने कल के क्लास में जो कवर किया था कि उनका एटॉमिक नंबर सेम होगा, मास नंबर सेम होगा, उनका एटॉमिक वेट सेम होगा, उनके अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम होंगे। ये किन्होंने बोला, ये इन्होंने बोला डाल्टन ने। बट तो इसी को बच्चों क्या कहते हैं, बाद में जब मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी जब आया तब हम लोगों ने देखा कि नहीं भाई ऐसा तो होता नहीं है कि एक ही एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं वो उनके नेचर चेंज हो सकते हैं, उनका मास नंबर चेंज हो सकता है, जिसे हम आइसोटोप्स बोलते हैं। क्लियर है? तो उन्होंने एक्सप्लेन किया। फिर इन्होंने बोला कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विल बी डिफरेंट इन प्रॉपर्टीज एंड वेट। क्लियर है? तो बट अगर जब हम आइसोबार में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग द सेम मास नंबर, तो इस प्रकार ये यहाँ पे देखते हैं बच्चों कि इसको भी इन्होंने एक्सप्लेन नहीं कर पाया। फिर उन्होंने सबसे जो मेन था कि बच्चों उन्होंने क्या नहीं एक्सप्लेन किया, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया कि जो हमारे जो मैटर है, जो हम देखते हैं कि लिक्विड है, सॉलिड है और एक गैस है, तो इनके बीच में वो इसलिए एग्जिस्ट करते हैं कि उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं या उनके जो एटम्स हैं आपस में एक फोर्स के थ्रू, एक बॉन्ड के थ्रू बंधे हुए हैं। तो जो डाल्टन्स थे वो यहाँ पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए कि दोनों जो आपस में बंधे हुए हैं ना, एक एटम और एक एटम आपस में बंधे हुए हैं, तो इसके बीच में कौन सा फोर्स काम कर रहा है और वो कितना काम कर रहा है, जिससे अगर वो ज़्यादा होगा या कम होगा तो वो सॉलिड हो जाएगा, वो कम होगा तो लिक्विड हो जाएगा और उससे भी कम होगा तो गैस हो जाएगा। तो ये उन्होंने वहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये उनका लिमिटेशन था। क्लियर है ना? अब लिमिटेशन और ड्रॉबैक यही था बच्चों कि यहाँ पे उन्होंने बोला, अब इसको आप तो लिमिटेशन भी बोल लो, मैंने लिमिटेशन था, और ड्रॉबैक इनका यही था कि इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि मैटर इज मेड ऑफ वेरी स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल कॉल्ड एटम। बट बाद में जब रिसर्च हुआ मॉडर्न टाइम में तो पता चला कि एटम को भी फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। तो ये उनका ड्रॉबैक हो गया। तो ये थ्योरी वहीं पे उनका फेल हो गया। फिर इन्होंने क्या बोला बच्चों ड्रॉबैक में कि ऑल एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट विल बी सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। बट जब आइसोटोप्स और आइसोबार्स का जब कॉन्सेप्ट आया तब उस टाइम भी ये दोनों थ्योरी उनका फेल हो गया। तो ये थे डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी और जिसके ये पोस्टुलेट थे और ये लिमिटेशन और ड्रॉबैक थे। तो आई थिंक आप ऐसे क्रोनोलॉजी में याद रखोगे तो आपको कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आप एक मीन्स क्रोनोलॉजी वाइज स्टार्ट करो कि भाई एटम का खोज हुआ तो फिर एटम के बारे में चर्चा होगी, और जब एटम के बारे में चर्चा होगी तो फिर उसी एटम का दूसरे एटम के साथ रिलेशन का बात होगा, तो फिर रिलेशन की बातें होगी। फिर जब रिलेशन
हो रहा है तो भाई वहाँ पे केमिकल रिएक्शन की रिएक्शन होगा, तो फिर केमिकल रिएक्शन के बात हो गया। जब केमिकल रिएक्शन हो जाएगा तो भाई वो एटम के साथ क्या हो रहा है उसकी चर्चा होगी। तो इस वे में आप ना जो डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी है, जो उसके पोस्टुलेट है आप याद रख सकते हैं, और उसके लिमिटेशन जो थ्योरी है उसी के रिस्पेक्ट में, जैसे उनका कुछ थ्योरीज जो था जो अभी भी है ना जो प्रिवेल कर रहा है, जैसे कांत, तो उन्होंने जो बोला कि एटम is the smallest particle of the matter which take participate in the या which take part in the chemical reaction, तो that is also right। तो कुछ जो थ्योरी थी वो अभी भी सही है और कुछ जो थ्योरी है वो आउटडेटेड हो गए। ये बात उसी तरह का है कि जब हम पुराने टाइम में जैसे नोकिया का जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो विंडोज़ था, और आज जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एंड्रॉयड है। तो हम लोग ने क्या किया कि उसका कुछ ही फीचर्स को जो डेवलपर थे उन्होंने उसको गेन किया और उससे डेवलप करके इन्होंने एंड्रॉयड निकाला। बट जो विंडो है आज के टाइम में आउटडेटेड है। उसी प्रकार से क्या है बच्चों, जो डाल्टन से एटॉमिक जो थ्योरी है वो उसी प्रकार से आउटडेटेड है। बट जिस प्रकार से जो स्मार्टफोन का जो कॉन्सेप्ट आया, तो कॉन्सेप्ट किसने दिया, वो दिया ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज ने। उसी के बाद जो ये सारा डेवलपमेंट होते गया, एंड्रॉयड है, ऑपरेटिंग सिस्टम है या जो भी है, एप्पल का है जो भी, तो उसी प्रकार से केमिस्ट्री में भी जो फर्स्ट जो बेस तैयार किया डिस्कवरी में और जो रिसर्च में या जो थ्योरी में या जो एनालिसिस करने में जो मैटर को, वो किन्होंने दिया बच्चों, डाल्टन ने। और उसके बाद से जो डिफरेंट थ्योरी है, डिफरेंट जो साइंटिस्ट थे वो सारे लोग आए, उन्होंने अलग अलग तरीके से हर एक पार्ट का रिसर्च किया, डिस्कवरी किया, और इस तरह से आज के टाइम में केमिस्ट्री जो हम 21st सेंचुरी है वहाँ पे हैं। तो आई थिंक आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और आई थिंक इसमें कुछ रटने वाली कोई बात नहीं है। बस आप पढ़ते रहो और बस एक क्रोनोलॉजी वाइज जस्ट रिमेंबर रखो, तो आप लाइफ में कभी भी डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी नहीं भूलोगे। डाल्टन डी से डिस्कवरी ऑफ एटम। अब जब एटम का डिस्कवरी हो गया तो सिंपल सा बात है, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो इसमें जो चर्चा करने वाली क्या बात है भाई, कि भाई अब उन्होंने बोला कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर है, तो मतलब उससे नीचे कुछ नहीं। तो हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात यहाँ नहीं करेंगे। फिर हम देखेंगे भाई इस एटम का रिलेशन कैसा है दूसरे के साथ, फिर ये देखेंगे फिर वो एटम हम जो पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से आप देखोगे कि सारा पॉइंट आपको रिमेंबर हो जाएगा ना, आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक आफ्टर मीन्स इस लेक्चर के बाद आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा। और तो इस तरह से आप डाल्टन से एटॉमिक थ्योरी पढ़ सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो, और आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप नाउ यू कैन एक्सप्लेन इन अ वेरी इजी वे, ठीक है ना। तो बहुत बहुत थैंक यू, एंड आई होप आप सभी को समझ में होगा। चलिए ठीक है, जय हिंद, जय भारत। और नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं इसके आगे का जो पार्ट है, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्लियर है ना, तो ठीक है, ओके, जय हिंद।